वो कल मैंने एक क्वेश्चन डाइबोरेन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, किया किसी ने क्या? डाइबोरेन के अंदर मैंने पूछा था मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन वन प्लेन एंड द अदर प्लेन। मतलब तुम्हें दो प्लेन ढूंढने हैं, एक में कितने एटम्स हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए, दूसरे प्लेन में भी मैक्सिमम एटम्स होने चाहिए, दोनों में डिफरेंस कितना आ सकता है? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन टू प्लेन्स। किसी ने निकाला था आंसर इसका? निकाला किसी ने आंसर इसका? देखो उधर, इसमें चलो आंसर मैं बता रहा हूँ, तुम्हें खुद ट्राई करना है। आंसर आएगा इसका 2। आंसर 2 है इसका। अच्छा, अब मैं बोरोन का ना एक बार हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू बता रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू, इसमें 3C2E बॉन्ड वगैरह कैसे बनता है? बोरोन होता है 1s2 2s2 2p1, इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट किया 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz0, तो हाइब्रिडेशन आ गई sp3। हाइब्रिडेशन आ गई इसकी sp3, दो बोरोन है, हाइब्रिडेशन sp3 है। एक स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें कल बताया था इसका, एक स्ट्रक्चर मैं तुम्हें इसका बता चुका हूँ, दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे इसका बी। ये एक इसका एम्प्टी ऑर्बिटल, एक इसका कंप्लीट ऑर्बिटल। ऐसी दूसरा बोरोन, दो तो नॉर्मल बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp3 हाइब्रिडाइज दिखा रहा हूँ मैं जो, ये इसका कंप्लीट ऑर्बिटल और ये इसका एम्प्टी ऑर्बिटल डॉटेड वाला, ये डॉटेड वाला एम्प्टी ऑर्बिटल। अब दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन जो होंगे वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे इस तरीके से। और दो हाइड्रोजन जो होंगे, ध्यान देना, ये 2C2E बॉन्ड है, दो का सेंटर है किसका? एक sp3 का और s का, sp3 का s का। ये नॉर्मल sp3s जो बॉन्ड है, दो का सेंटर है, दो ही इलेक्ट्रॉन है, 2C2E बॉन्ड, 2C2E बॉन्ड है ये, सही ना? अब यहां देखोगे ना, इधर वाले पार्ट में, इधर वाले पार्ट में देखो, इधर वाले पार्ट में, यहाँ पे सेंटर ये 3 का है, कौन? दो sp3 है, ये sp3, ये sp3, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, साथ वाले में, इस वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब H आएगा, ये H, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, सेंटर 3 का है, ये sp3, ये sp3 और ये s, सेंटर 3 का है, यहाँ पे भी नीचे ऐसे ही सेंटर 3 का है, इलेक्ट्रॉन 2 है। इसको बोलते हैं यहां से यहां तक 3C2E बॉन्ड, ये एक ही बॉन्ड है पूरा, दिस इज 1 3C2E बॉन्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 3C2E बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है टोटल। देखो B2H6 के अंदर, अब एक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, एक स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखते हैं Ha, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम बिल्कुल ढंग से दिखाना है, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम बिल्कुल ढंग से दिखाना है यहाँ पे, Hb, ये बनाना बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाना बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाना बॉन्ड है, एक तुम्हारी तरफ आता हुआ ये, और एक नीचे पीछे की तरफ जाता हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या था? बनाना बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर है इसका 3C2E स्ट्रक्चर, क्लियर? ये 3C2E स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 3C2E बॉन्ड्स कितने हैं इसके अंदर, 3C2E बॉन्ड्स कितने हैं इसके अंदर, और 2C2E बॉन्ड्स कितने हैं? बताएगा कोई क्या? 3C2E बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, और 2C2E बॉन्ड्स कितने हैं? बताना किसी को आंसर। चलो, नित्य ने आंसर दे दिया 2 और 4, बिल्कुल सही आंसर है। 2 तो 3C2E बॉन्ड्स है, और 4 क्या है? 2C2E बॉन्ड। 2 है 3C2E बॉन्ड्स, ये वाला एक, ये एक, ये, और ये 2C2E, ये 2C2E, ये 2C2E और ये 2C2E, तो ये बॉन्ड्स है इसके अंदर।
तो ये तुम्हें पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट हम नोट करेंगे इसके अंदर। अब जैसे क्वेश्चन आया B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये स्कूल में कॉमन क्वेश्चन जो पूछते हैं, B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बट नॉट C2H6, क्या आंसर देंगे इसमें? B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बट नॉट C2H6, कौन बोलेगा इसका आंसर? बोलेगा इसका आंसर? B2H6 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, C2H6 नहीं है। क्यों? B2H6 के अंदर ध्यान देंगे, B2H6 के अंदर दो 3C2E बॉन्ड्स हैं। B2H6 इट हैज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स, ब्रैकेट में लिख देना 3C2E, ये दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स है इसके अंदर इस वजह से। दूसरा, अगर B2H6 में मैं पूछूं तुमसे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और C2H6 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बताओ उसके अंदर। इसके अंदर ये पहला पॉइंट। दूसरा, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, B2H6 में बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और C2H6 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। चेक करो, उससे अंदाजा, उससे मिल जाएगा आंसर तुम्हें। चलो, शिखा ने आंसर दिया 10। अब ध्यान देंगे क्या आएगा आंसर इसका। B2H6 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, C2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। B2H6 में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो पीछे, स्ट्रक्चर देखो, अपने समझ आ जाएगा इसका। बोलना किसी को आंसर। देखो B2H6 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये देखो, दो इलेक्ट्रॉन ये रहे, दो ये रहे, दो इधर, दो इधर, 8 हो गए, दो ये रहे, दो ये रहे, 12 इलेक्ट्रॉन। B2H6 में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर? B2H6 हैज टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और C2H6 में काउंट करोगे तो इसमें टोटल 7 बॉन्ड है, 7 बॉन्ड यानी 14 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके अंदर कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स है, B2H6 इट हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बट C2H6 इट हैज 14 इलेक्ट्रॉन, जो होना चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 14 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, इसलिए B2H6 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बट नॉट C2H6। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर। नेक्स्ट अब जैसे B2H6 की दो तरीके की रिएक्शंस, ल्यूइस बेस के साथ इसकी दो तरीके की रिएक्शंस है B2H6 की, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, वन अंडरगोइंग सिमेट्रिकल क्लीवेज एंड अनदर अंडरगोइंग अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। एक सिमेट्रिकल क्लीवेज वाली और एक अनसिमेट्रिकल क्लीवेज वाली। B2H6 का स्ट्रक्चर ये है, H H H H और ये HB, HB लिख लो या H ही लिख दो, HB मतलब ब्रिजिंग है। तो एक बार सिमेट्रिकल क्लीवेज मतलब ये देखो, सिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब ये, सिमेट्रिकल क्लीवेज मतलब ये, यानी BH3 के दो मोल्स मिल जाएंगे।
और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज मतलब ऐसे, तो इसमें मिलेगा BH2 प्लस BH4 नेगेटिव, ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में, ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में है, और ये क्या मिलेगा सिमेट्रिकल क्लीवेज। सिमेट्रिकल क्लीवेज, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो सिमेट्रिकल क्लीवेज में 2 मॉलिक्यूल BH3 के हैं, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में BH2 प्लस है। तो B2H6 जो कि लुईस एसिड था, BH3 भी की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा अगर सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, BH2 प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा अगर अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो BH2 प्लस और BH3 में से कौन सा अच्छा लुईस एसिड है? BH3 और BH2 प्लस में से कौन सा अच्छा लुईस एसिड है? बोलो जल्दी से। जिसपे प्लस चार्ज है वो अच्छा लुईस एसिड होगा। हाँ सही सीखा। तो जिसपे प्लस चार्ज है वो अच्छा लुईस एसिड होगा। तो BH2 प्लस जो है ये अच्छा लुईस एसिड है, क्लियर। BH2 प्लस इज ए गुड लुईस एसिड। ये अगर अच्छा लुईस एसिड है तो क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस से रिएक्ट करेगा, ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस से रिएक्ट करेगा, यानी स्ट्रॉन्ग लुईस बेस जो होगा वो B2H6 का अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा। ये लाइन दिमाग में रखना। जो स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होगा, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस कौन से होते हैं? नाइट्रोजन वाले, नाइट्रोजन एटम जिसके अंदर होगा, नाइट्रोजन एटम जिसके अंदर होगा वो स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होंगे, यानी NH3 CH3 NH2, क्योंकि लोन पे आसानी से देता है ना, NH2 CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 होल थ्राइस N। ये चार है, ये चार क्या है? स्ट्रॉन्ग लुईस बेस। एक, दो ये, तीन ये और चार ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है। ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है। अगर इनकी रिएक्शन होगी B2H6 के साथ तो उसका अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करेंगे। तो ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करेंगे इसका। कैसे? देखो, मैंने रिएक्शन कराई B2H6 की NH3 के साथ, NH3 से रिएक्शन कराई तो BH2 प्लस बनेगा। ये इसका, इसमें इसका क्या बनेगा? BH2 प्लस, क्योंकि NH3 स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है। तो BH2 प्लस बना, और BH2 प्लस के पास, BH2 प्लस के पास क्या है? दो वेकेंट पी ऑर्बिटल है। इसका क्या है? दो वेकेंट पी ऑर्बिटल। इस तरह से है ये, एक वेकेंट दूसरा वेकेंट, और प्लस और HH, ये इस तरह से दो वेकेंट पी ऑर्बिटल है। इसलिए दो NH3 चाहिए होते हैं इसके साथ, दो NH3 रिएक्ट करेंगे इसके साथ, और आंसर क्या आएगा? BH2 प्लस NH3 होल ट्वाइस, ये जुड़ गया इसके साथ, और BH4 नेगेटिव। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। BH2 प्लस, यानी प्लस को तुम बाहर दिखा सकते हो, प्लस बाहर, माइनस यहाँ। ऐसे ही B2, ये पहली रिएक्शन। दूसरी B2H6 प्लस CH3NH2, इसमें बताओ क्या बनेगा? तीसरा B2H6 प्लस CH3 होल ट्वाइस NH, इसमें क्या बनेगा? B2H6 प्लस CH3 होल थ्राइस N, इसमें क्या बनेगा? लास्ट B2H6 प्लस CO। ये NCERT की जो रिएक्शन है वो मैंने लिख दी है। इनमें पांचों में बताओ क्या बनेगा, जल्दी से करो, जल्दी से क्वेश्चन।
हाँ निकाला किसने आंसर ये? चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। निकाला किसने आंसर? देखो उधर, पहला केस था, ध्यान देंगे पहला केस क्या था, B2H6 है, NH3 डाला, क्या बनेगा? BH2 होल ट्वाइस। क्यों बना था? ये मैंने बता दिया कि B के पास दो वेकेंट पी ऑर्बिटल है, एक ये और एक ये। रिएक्शन हुई तो बना BH2NH3 होल ट्वाइस, BH2NH3 होल ट्वाइस प्लस BH4 नेगेटिव। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको अगर गर्म कर देते हैं ना 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो बन जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। जैसे बेंजीन होता है ना C6H6, ऐसे ही ये भी है इनऑर्गेनिक बेंजीन। ऐसे ही ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन। BN 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 और ये लगा दो B3N3H6 H6। इसमें पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट है, N अपने नोट पे इसको दे रहा है, ये वाला N इसको दे रहा है, ये दे रहा है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। दिस इज B3N3H6 B3N3H6। हीट करने पर अब ऐसे ही सेम CH3NH2 भी स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, CH3NH2 भी स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, इसलिए इसका अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा, सेम आंसर आएगा इसका भी। इसका भी आंसर क्या आएगा? BH2 CH3NH2 होल ट्वाइस और बाहर BH4 नेगेटिव। बाहर क्या आ जाएगा? BH4 नेगेटिव। वो दिखा देना यहाँ पे BH4 नेगेटिव नीचे, एक मैं अलग से लिख देता हूँ, ये आंसर आ जाएगा इसका भी। BH2 CH3NH2 होल ट्वाइस BH4 नेगेटिव प्लस और नेगेटिव BH4 नेगेटिव। B2H6 प्लस CH3 होल ट्वाइस NH, इस केस में भी सेम आंसर BH2 CH3 होल ट्वाइस NH, इसका होल ट्वाइस और BH4 नेगेटिव, सेम आंसर आएगा इसका भी। और लास्ट वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रॉन्ग लूज बेस, है ये स्ट्रॉन्ग लूज बेस, लेकिन तब भी ये सिमेट्रिकल क्लीवेज करता है। क्यों करता है सिमेट्रिकल क्लीवेज? क्योंकि अगर ये दो बार लगेगा इसके साथ तो स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी, इसलिए सिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा और आंसर ये आएगा BH3 डॉट CH3 होल थ्राइस N। यानी ये सिमेट्रिकल BH3 बना ना, BH3 के साथ तो एक ही जुड़ेगा ये, तो ये कर रहा है सिमेट्रिकल क्लीवेज, बीच में आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बीच में आएगा जैसे BF3 और NH3 के बीच में आता है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और सेम चीज यहाँ पे है, CO भी बहुत स्ट्रॉन्ग लुईस बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये भी करेगा सिमेट्रिकल क्लीवेज। आंसर आएगा BH3.CO BH3.CO। सही है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है। और इनऑर्गेनिक बेंजीन की डिटेल मैंने दी होगी, जो मैंने लेक्चर्स भेजे हैं ना, उसमें इनऑर्गेनिक बेंजीन की बहुत सारी डिटेल दी होंगी कि ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। जैसे B3N3H6, इसमें डाला मैंने HCl, तो क्या होगा? B3N3H6 में डाला HCl, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? तो एक तो ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, बेंजीन का मैंने किया डाई सब्स्टिट्यूशन, तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? डाई सब्स्टिट्यूशन यानी 2Cl2 और Fe डाला, Cl2 डालने से क्लोरोबेंजीन मिलेगा। डाई सब्स्टिट्यूशन किया है तो कितने प्रोडक्ट के चांसेस हैं? और B3N3H6 है, B3N3H6 BN BN BN, इसका डाई सब्स्टिट्यूशन किया तो कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? इसका डाई सब्स्टिट्यूशन किया, H तो लगे हुए हर जगह, डाई सब्स्टिट्यूशन किया है तो इसमें कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? एक ये निकालो और एक ये प्रूफ करने के लिए है। इसमें नो रिएक्शन आता है, इसमें रिएक्शन होती है, इसमें रिएक्शन होती है, 3 H से जुड़ते हैं इसके साथ, और आंसर आता है B3N3H9Cl3।
दिस शोज दैट इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, ये ज्यादा रिएक्टिव। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया ना, स्कूल से कोई लेना देना नहीं है इसका, लेकिन क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा हुआ है। अगर इसका डाई सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, और इसका डाई सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, ट्राई करो।
चलो शिखा ने आंसर दे दिया। अभी मैं एक बार तुम्हें आंसर बता रहा हूँ उसका। देखो सबसे पहले तो Cl2Fe डाला इसके अंदर, 2Cl2Fe, क्लोरोबेंजीन बनेगा पहले, पहले बनेगा क्लोरोबेंजीन। उसके बाद दूसरा Cl जो है वो यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है और यहाँ पे भी लग सकता है। यानी आंसर कितने आ गए? 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, एक मेटा, एक पैरा, एक ऑर्थो, एक मेटा, एक पैरा, ये आंसर आ जाएगा। Cl यहाँ लग गया प्लस Cl और ये Cl मेटा पे लग गया, Cl और Cl ये पैरा लग गया। तो 3 प्रोडक्ट मिलेंगे इसमें, इसमें मिलेंगे 3 प्रोडक्ट। और अगर इनऑर्गेनिक बेंजीन है, अगर इनऑर्गेनिक बेंजीन है तो पहला केस, पहले केस में मैं यहीं पे बना रहा हूँ ऊपर, पहला केस क्या होता है? पहला केस H हटा यहाँ से, ये Cl2 फिर डाला ना, तो एक Cl तो कहीं भी लगा दो तुम, पहला Cl, पहला Cl मैंने लगा दिया B पे, तो दूसरा Cl N पे लगेगा। एक पॉसिबिलिटी ऑर्थो के लिए, एक अगर बी पे लगा तो एक एन पे लगेगा लगेगा, क्योंकि दोनों एडजेसेंट है बिल्कुल। और दूसरी पॉसिबिलिटी अगर मैं चेक करूं मेटा के लिए, मेटा के लिए देखो बी एन बी एन बी एन ये है। तो इस केस में अगर मैंने बी पे लगाया Cl तो लगेगा बी पे Cl, और एन पे लगाया Cl तो एन पे लगेगा Cl। मेटा की 2 पॉसिबिलिटीज आ गई, बी एन बी एन बी एन, तो एक एन पे लगाया तो दूसरा भी एन पे लग जाएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी आ गई? 2। मेटा की 2 पॉसिबिलिटी आ गई और पैरा की तो एक ही आएगी, एक बी पे Cl तो एक एन पे Cl। तो इसलिए इसमें टोटल आएंगे 4 प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट्स आएंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। और Cl2 जब Cl2 Fe रेट करेगा, ऐसे ही B3N3 H9 था, H6 था, इसमें जब मैंने HCl डाला है, इसमें जब HCl डाला है B3N3 H6 ये है, इसमें डाला HCl। जब इसमें HCl डालेंगे तो भी क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? 3 HCl डाला है ना, अब इसमें H प्लस है और Cl नेगेटिव है। बताओ, एक पहले मान लो एक ही बॉन्ड तोड़ना है मैंने, ये पाई बॉन्ड तोड़ा, H प्लस और Cl नेगेटिव कहाँ कहाँ आएगा? H किसके पास आएगा? N के पास कि B के पास? H कहाँ आएगा? बोला किसी को? देखो इधर, B जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये लुईस एसिड है। N है लोन पेयर थे इसके पास, तो ये क्या है? लुईस बेस है। लुईस बेस है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो क्या लेगा? Cl माइनस, ये बेस हो गया ना, नेगेटिव तो बेस होते हैं, बेस से करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक्सेस है यानी लुईस बेस है, तो उसके पास H आएगा, तो यहाँ H आएगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H। ऐसी दूसरी जगह, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H। ये गलती होती है पेपर में, ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ रिएक्शन। यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, ये बताना चाहिए। लाइक दिस B3N3 H9Cl3 बनता है। H दो दो लगा देना, N H, ये H लगे हुए हैं हर जगह, एक H पहले से था ना। तो B3N3H9Cl3 इस तरह से बनेगा। और कभी भूल जाओ ना कि कहाँ पे आएगा, ये भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये तुम्हें याद रहेगा जो अगली लाइन में बोल रहा हूँ। देखो N के साथ Cl तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि N के पास भी लोन पे और Cl के पास भी लोन पे, तो रिपल्शन होंगी ना। तो N के पास तो Cl नहीं आ सकता ना कभी भी, तो इसलिए B के पास Cl आएगा, ये याद रखना। और कंसेप्ट क्या है? B इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए Cl माइनस जाएगा। B इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी लुईस एसिड है, तो इसलिए इसके पास Cl माइनस जाएगा। N जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, N के पास लोन पेयर है, इसलिए इसके पास H प्लस जाएगा। तो ये B3N3H6 के डिटेल थोड़ी सी बताई है इसके अंदर, इसको भी करना ढंग से, सही है, इसको भी कर लेना ढंग से। तो ये डाइबोरन के बारे में जो बताया ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, इनको जरूर कर लेना, इनको जरूर कर लेना डाइबोरन के बारे में। नेक्स्ट जो है, अब जो है टॉपिक, अब एक तो पहले यूजेस ऑफ बोरोन, यूजेस किसके? बोरोन के, एल्यूमिनियम के वास्ते, ये सबने पढ़ा भी हुआ है, यूजेस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम। बोरोन और एल्यूमिनियम के यूजेस के,
कोई बताएगा? बोरोन एक नेटवर्क सॉलिड था, याद है ना? बहुत ही हार्ड होता है, बोरोन बहुत ही हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई, बहुत हाई होता है, कोवलेंट कंपाउंड है ये। इसकी वजह से क्या होगा? कोवलेंट कंपाउंड है तो इसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी इसकी। और लाइट होता है, ज्यादा हैवी नहीं है, तो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में भी यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह बनती है, बुलेट प्रूफ वेस्ट, ये ध्यान रखना सर। और एक तो बोरोन जो है न्यूक्लियर इंडस्ट्री में मेटल बोराइड्स यूज होते हैं, मेटल बोराइड्स यूज होते हैं न्यूक्लियर इंडस्ट्री में। वहां पे ये प्रोटेक्टिव शील्ड्स का और कंट्रोल रॉड्स का काम करता है। बोरोन कंट्रोल रॉड्स का काम करता है न्यूक्लियर इंडस्ट्री में, कंट्रोल रॉड्स का न्यूक्लियर इंडस्ट्री में इसका काम करता है। और बोरोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेक्स। वो किसलिए होता है? फॉर सोल्डरिंग, सोल्डरिंग ऑफ मेटल्स। सोल्डरिंग पता होगा, सोल्डरिंग मेटल्स, दो मेटल को ज्वाइन करना है तो सोल्डरिंग करते हैं, उसमें बोरेक्स यूज होता है। उसमें क्या यूज होता है? बोरेक्स, उसमें बोरेक्स यूज होता है, सही ना? तो इस चीज का ध्यान रखना है इसके अंदर। और इसके अलावा बोरोन के यूजेस हो गए। एल्यूमिनियम का तो पता होगा यूजेस। एल्यूमिनियम के क्या यूजेस होते हैं? यूटेंसिल्स में, यूटेंसिल्स में इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इसकी बहुत हाई होती है। इसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी और थर्मल कनेक्टिविटी बहुत हाई होती है इसकी। मतलब अगर वेट के बेसिस पे चेक करें ना, तो फिर हम इसको प्रेफर करते हैं एल्यूमिनियम को, कॉपर को प्रेफर नहीं करते। कॉपर कॉस्टली भी है, इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं कॉपर को। इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी इसकी हाई होती है, तो एल्यूमिनियम की जो क्या कहते हैं हाई टेंशन वायर्स होती हैं, वो एल्यूमिनियम की ही ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम के जो है इसके ऊपर पानी का अटैक भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत पतली सी बहुत एक परत होती है, एक थिन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है। इस वजह से भी हम इसको यूज करते हैं। और एल्यूमिनियम इसके अलावा क्या यूज होता है? एल्यूमिनियम की फॉइल्स आती हैं, है ना, पैकिंग वगैरह में यूज होता है, यूटेंसिल्स में बता दिया मैंने। और एल्यूमिनियम बहुत लाइट होता है, तो इसके ये भी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में, एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में यूज होता है। एरोप्लेन पार्ट्स, एरोप्लेन पार्ट्स में यूज होता है। और इसके अलावा फॉइल में यानी पैकिंग में यूज होता है, पैकिंग में यूज होता है, ऐसे ही ना। और इसके अलावा तो इस तरह से ना तुम यूजेस एक बार देख सकते हो। एल्यूमिनियम को यूजेस तो वैसे कर ही लेते हैं नॉर्मली। ये मेनली यूटेंसिल्स में, पैकिंग में, एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में, इन सब में यूज होता है एल्यूमिनियम, है ना। और कंडक्शन तो वायर्स यूज होती है इसकी, हाई टेंशन वायर्स में भी एल्यूमिनियम यूज होता है। तो ये यूजेस हैं बोरोन और एल्यूमिनियम के। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है इनके बारे में भी। अब जो हमें करना है ना इसके अंदर, ये यहाँ पे बोरोन एल्यूमिनियम कर लिया। अब हमें करना है मेन टॉपिक, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स किसके? कार्बन के। एलोट्रोप क्या होता है? एलोट्रोपी क्या होता है? कौन सा 10th वाला बच्चा बोल सकता है ये आसानी से? हाँ, हेमांग बोलना है, क्या होता है एलोट्रोप? एलोट्रोपी क्या होती है? एलोट्रोपी क्या होती है हेमांग? गर्व? So when the atoms are arranged in a different way of this like in a molecule, the atoms are arranged in a different way. नहीं, डेफिनेशन तो डिफरेंट होनी चाहिए ना। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म्स। हाँ नवीन बोल, नवीन। सर एक एलिमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स के लिए स्ट्रक्चर नहीं, डिफरेंट फॉर्म। जैसे कार्बन का होता है ना, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरिन हो गया, इनकी स्लाइटली डिफरेंट क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हीट रिलीज वगैरह डिफरेंट होगी। जैसे कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में, उससे अगर CO2 बनता है तो हीट रिलीज डिफरेंट होगी। कार्बन डायमंड की फॉर्म में है, उसमें O2 डालेंगे तब जो CO2 बनेगा, उसमें हीट रिलीज क्या होंगी? डिफरेंट होगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और प्रॉपर्टीज क्या होंगी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो ये क्या है? एलोट्रोपी। ये एलोट्रोपी है, सही ना। ये चीज एलोट्रोपी है। एलोट्रोप जो है दो तरीके के हो सकते हैं एलोट्रोप।
एक हो सकता है हमारा क्रिस्टलाइन और एक एमोर्फस। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, ये दो फॉर्म्स होती हैं, क्रिस्टलाइन एमोर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जिसमें एटम्स की पोजीशन फिक्स होंगी, एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा, मतलब इसमें ऐसे सोच लो, एटम्स की पोजीशन फिक्स है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, ठीक है ना, एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, वो होगा क्रिस्टलाइन फॉर्म। वो एमोर्फस में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा एटम्स का, कहीं पे एटम्स जैसे ये ऐसे है तो कहीं ऐसे, इस तरह से। देयर इज नो, जैसे ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, इस तरीके, समझे कि नहीं। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है जिसमें एटम्स की पोजीशन फिक्स होगी, और एमोर्फस यानी जिसमें एटम्स की पोजीशन इरेगुलर होगी, इसमें इरेगुलर होगी। क्रिस्टलाइन अगर मैं बोलूं उसके एलोट्रोप तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरीन्स। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरीन्स हो गए, ये सब इसके इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स हैं। फुलेरीन्स हो गया ना, ये इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स हैं जो पढ़ने हैं हमें, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरीन्स। और इसमें जैसे कोक आ गया, कोल आ गया, सही ना, कोक हो गया, कोल हो गया, ये अमॉर्फस में जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा पार्टिकल्स का, जिसमें जिसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं होगा, सही ना। तो अब मैं, तो ये जो मेरे को कराना है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरीन्स, ये कल मैं स्टार्ट करूंगा इसको। ये थोड़ा सा तुम पढ़ के भी रखना, इजी टॉपिक है, समझ आ जाएगा, थ्योरी वाले टॉपिक है। अब इसके अंदर ये करना है हमें, और दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंट्रेंस के लिए, सिलिकेट्स और सिलिकॉन। सिलिकेट्स और सिलिकॉन वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसको पढ़ के रखना है तुम्हें। मेनली डायमंड के अंदर हाइब्रिडेशन पूछते हैं, डायमंड बहुत हार्ड होता है, एब्रेसिव की तरह यूज करते हैं, यूज फॉर कटिंग टूल्स। डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp3, ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp2, ये ध्यान रखना चीज का। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको आगे, यहाँ तक पढ़ लेना जरूर, एलोट्रोप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम।